नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। यह क्वेश्चन स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में यह क्वेश्चन आया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 2022 साइंस का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। स्टूडेंट इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्यूशन करा चुका है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है। इस वीडियो में हम स्टूडेंट क्लास 10 साइंस 2022 क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और यह वीडियो का स्टूडेंट पार्ट 3 है। यदि आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 आपका बहुविकल्पी है। उसके बाद स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर चुका है, जो कि आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन भी हमने करा चुका है आपको। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। यह क्वेश्चन स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर में यह क्वेश्चन आया हुआ है। और अथवा करके यह क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा नियम स्पष्ट कीजिए। यह भी आपका क्वेश्चन 7 नंबर का है। इसमें या तो आप यह वाला क्वेश्चन करिए या फिर अथवा करके यह वाला क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 4 का हल करने जा रहे हैं। इस प्रकार से आपको ब्लैक पेन से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 4, यानी आप क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पहले वाले को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा, यानी कि वैद्युत जनित्र होता क्या है। तो हम लिखेंगे वैद्युत जनित्र, इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है विद्युत जनित्र, यानी कि विद्युत जनित्र क्या होता है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, या फिर आप बोल सकते हैं वैद्युत जनित्र एक ऐसी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्टूडेंट आपने गांव में देखा होगा, जो हमारा अल्टरनेटर होता है उसे हम क्या करते हैं, इंजन की सहायता से रोटेट करवाते हैं, यानी कि घुमाते हैं, तो उसकी सहायता से हमें क्या प्राप्त होता है, करंट प्राप्त होता है। वही हमारा क्या होता है स्टूडेंट, विद्युत जनित्र होता है, जो कि सबसे आसान भाषा में। तो स्टूडेंट विद्युत जनित्र हमारा क्या करता है, जैसे कि यह सपोज कर लीजिए आपका क्या हो गया, विद्युत जनित्र हो गया। तो इसमें क्या लगा रहता है, हमारा अल्टरनेटर में शाफ्ट इस प्रकार से लगा रहता है, और यहाँ पे बाहर वायर इस प्रकार से कनेक्शन निकले हुए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे इंजन लगा देते हैं, इंजन की सहायता से हम क्या करते हैं, शाफ्ट को आपस में जोड़ देते हैं। जब हम इंजन इसको स्टार्ट कर देते हैं, जब इंजन हम स्टार्ट कर देते हैं तो यह शाफ्ट रोटेट होने लगता है, यानी घूमने लगता है। यह जो हमारा अल्टरनेटर है यह भी क्या करता है, रोटेट होने लगता है। जब यह रोटेट होने लगता है तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें करंट आउटपुट में प्राप्त होने लगता है। तो यहाँ पे यह जो ऊर्जा, यानी यह जो हम रोटेट करवा रहे हैं, यह ऊर्जा हमारी कौन सी है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। और यह जो ऊर्जा हमें मिल रही है यह हमारी कौन सी ऊर्जा है, यह हमारी है विद्युत ऊर्जा। तो अल्टरनेटर वह युक्ति या वह मशीन है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं विद्युत जनित्र के बाद हम देखते हैं इसका सिद्धांत, यानी यह कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सिद्धांत अलग से लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले विद्युत जनित्र हेडिंग डाल के विद्युत जनित्र के बारे में लिखना है कि विद्युत जनित्र क्या होता है। उसके बाद विद्युत जनित्र का सिद्धांत इस प्रकार से आपको लिखना है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत इस प्रकार से आप लिखेंगे ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है स्टूडेंट, हम समझते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली में फ्लक्स का लगातार परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण धारा प्रेरित होने लगती है या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इसका भी हम मतलब समझते हैं स्टूडेंट कि यह हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना क्या होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यह हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे हमने 2 चुम्बक लगा दिए इस प्रकार से स्टूडेंट। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चुंबकीय क्षेत्र जाती हैं, चुंबकीय रेखाएं जाती हैं, आपको पता है। तो इस प्रकार से जाएंगी रेखाएं यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, कोई एक कुंडली लेंगे इस प्रकार से, यह मान लीजिए हमारी कोई कुंडली है। तो इस कुंडली को क्या करेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी कि एक इसमें वोल्टेज बनेगा। तो जिससे हमारा क्या होगा, यदि यह सर्किट कंप्लीट होगा तो इसमें क्या होगा, करंट लगेगा फ्लो करने। आई इस प्रकार से करंट हमारा लगेगा फ्लो करने। यही हमारी घटना क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना होती है।
तो यही सिद्धांत है कि विद्युत जनित्र हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब हम स्टूडेंट इसका देखते हैं बनावट कि किस प्रकार से हम विद्युत जनित्र को बनाते हैं। तो आप इस प्रकार से हेडिंग डाल सकते हैं, बनावट या फिर संरचना। तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, दो चुंबक लगे हुए हैं। आपको पता है कि चुंबकीय रेखाएं नाव से सार्थ की ओर जाती हैं, तो इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे एक कुंडली है, ABCD एक कुंडली है, और यह कुंडली आप देख रहे हैं यहाँ पे रिंग वलय जो R1 है, यहाँ पे यह वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यह आपका क्या है, रिंग वलय है। और यहाँ पे यह वाला जो पार्ट है, यह दूसरा पार्ट यानी R2 है, यह भी आपका रिंग वलय है। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर यहाँ पे यह वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, यह दोनों पोर्शन दिख रहे हैं B1 B2, यह हमारे क्या है, कार्बन ब्रश हैं। तो इस प्रकार से जब कुंडली रोटेट होती है तो रिंग वलय भी हमारा रोटेट होता है, क्योंकि यह रिंग वलय कुंडली से ही जुड़ा है, आप देख सकते हैं। तो जब यह कुंडली हमारी रोटेट होती है तो रिंग वलय भी रोटेट होती है। और जो B1 B2 हमारे कार्बन ब्रश लगे हैं वह हमेशा इस रिंग वलय को स्पर्श किए हुए रहते हैं। यह हमारे कार्बन ब्रश होते हैं जो कि कार्बन से बनाए गए होते हैं। यह हमेशा क्या करते हैं, यह जो रिंग है, वलय रिंग, इसको हमेशा टच किए रहते हैं। तो इस प्रकार से हम गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जोड़ देते हैं। यदि इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो होगा तो वह गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। यदि जिधर भी करंट फ्लो होगा, करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। यदि करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इसका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। गैल्वेनोमीटर हमारा बताता है कि इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम स्टूडेंट देखते हैं विद्युत जनित्र के निम्नलिखित पार्ट, यानी विद्युत जनित्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख चुके हैं कि विद्युत जनित्र के कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल के चुंबक होते हैं। उसके बाद यह हमारा क्या होता है, रिंग वलय होता है, जो R1 है यह हमारा क्या होता है, रिंग वलय होता है। और उसके बाद यह जो हमारा ब्लैक वाला है यह हमारा क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रूस, ये हमारा कार्बन ब्रूस होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने देख लिया यह हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और यह जो है स्टूडेंट यह हमारी क्या है, आयताकार कुंडली है, यहाँ पे देख सकते हैं। यानी यह जो ABCD है, ABCD यह हमारी क्या है, आयताकार कुंडली है। ये हमारी आयताकार कुंडली है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा पहला पार्ट होता है चुम्बक, आयताकार कुंडली, कार्बन ब्रूस, वलय रिंग और शाफ्ट। शाफ्ट स्टूडेंट यह वाला जो पोर्शन है, यानी कुंडली जिस पे स्थित होती है, जिसकी सहायता से हम रोटेट करवाते हैं इस कुंडली को, यानी यह वाला जो पोर्शन है आप देख पा रहे हैं, यह हमारा क्या होता है स्टूडेंट, शाफ्ट होता है। तो अब हम देखते हैं इसके पार्ट। चुम्बक, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है और लिखना है, चुम्बक चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है जिसके बीच में आयताकार कुंडली रखी जाती है। इसमें दो ध्रुव होता है, पहला उत्तरी व दक्षिणी। यहाँ पे यह जो चुम्बक है हमारा क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। इसमें दो ध्रुव होते हैं, यह हमारा क्या है, उत्तरी और यह दक्षिणी ध्रुव है, जिसके बीच में हम आयताकार कुंडली को रखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम अगला पॉइंट देखते हैं कि आयताकार कुंडली क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयताकार कुंडली एक आयताकार क्रोड होता है जिसके ऊपर अनेक फेरों के चालक तार लपेटकर आयताकार कुंडली बनाई जाती है। इसके कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, इस प्रकार से एक क्रोड होगा, इस प्रकार से हमारा आयत के रूप में एक क्रोड होगा। इस प्रकार से इस क्रोड के ऊपर हम क्या करते हैं कि इस क्रोड के ऊपर इस प्रकार से हम अनेक फेर के चालक तार इस प्रकार से लपेट देते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से हम अनेक फेरों के चालक तार लपेट देते हैं, तो ये हमारी क्या तैयार हो जाती है, आयताकार कुंडली इस प्रकार से तैयार हो जाती है। तो इसके कहने का मतलब यही है कि एक आयताकार क्रोड होता है जिसके ऊपर अनेक फेरों के चालक तार लपेटकर आयताकार कुंडली बनाई जाती है। अब हम अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, वलय रिंग। वलय रिंग, शाफ्ट और कार्बन ब्रश। तो वलय रिंग हमारा क्या होता है स्टूडेंट, अब देखेंगे। वलय रिंग, जिसे हम गोलाकार रिंग भी आप बोल सकते हैं। वलय छोटे लोहे का एक गोलाकार भाग होता है। कुंडली का एक सिरा एक वलय R1 से व कुंडली का दूसरा सिरा R2 से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह हमारा क्या है, यही R1 और R2, यहाँ पे यह जो रेड वाला है ये भी हमारा क्या है, R2। R1 R2 ये हमारे कुंडली से जुड़े हुए हैं, जो कि कुंडली का पहला सिरा R1 से जुड़ा हुआ है और कुंडली का दूसरा सिरा R2 से जुड़ा हुआ है। कुंडली के रोटेट होने पे यह हमारे रिंग वाले भी रोटेट होते हैं, यानी कि घूमते हैं। तो इस प्रकार से आपने लिख दिया। अब हम देखते हैं कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि रिंग वलय को कार्बन ब्रश हमेशा स्पर्श किया हुआ रहता है, B1 B2। तो कार्बन ब्रश इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है। तो कार्बन ब्रश कार्बन का बनाया जाता है जो कि हमेशा
वलय को स्पर्श किया रहता है उसी की सहायता से करंट को बाहर निकालते हैं। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस कुंडली में जो भी करंट बनेगा, इस करंट को हम बाहर कार्बन ब्रश की सहायता से ही निकालते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं शाफ्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत जनित्र में शाफ्ट क्या होता है। इस शाफ्ट के ऊपर ही हमारी कुंडली स्थित होती है। यदि हम शाफ्ट को भी रोटेट करवाते हैं तभी हमारी कुंडली भी रोटेट होती है। तो आपको बस यही लिखना है। शाफ्ट एक बेलने आकार का लोहे का बना हुआ होता है जिसके ऊपर, यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर रहेगा, जिसके ऊपर कुंडली को फिक्स किया जाता है तथा शाफ्ट को ही इंजन की सहायता से घुमाया जाता है। जैसा कि हमने बताया कि जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट को इंजन की सहायता से घुमाया जाता है और कुंडली शाफ्ट पर ही हमारी फिक्स होती है। अब हम स्टूडेंट देखते हैं इसका कार्यविधि। जब हम स्टूडेंट कुंडली को इंजन की सहायता से घुमाते हैं तो यह चुंबकीय जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्सों को हमेशा कुंडली कट करता रहता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित करंट फ्लो होने लगता है। यही इसका क्या है स्टूडेंट, कार्यविधि है। और प्रेरित करंट कार्बन ब्रश की सहायता से हम बाहर निकाल लेते हैं। तो वही आप लिखेंगे, जब आयताकार कुंडली को बाह्य बल से घुमाया जाता है तब यह चुंबकीय क्षेत्र को काटता है और कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है तथा ब्रश की सहायता से विद्युत धारा को बाहर निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार से विद्युत जनित्र कार्य करता है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसका वर्किंग लिखना है। स्टूडेंट यह क्वेश्चन 7 नंबर में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको दिया गया है नामांकित आरेख बनाकर विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। तो हमने क्या किया, नामांकित चित्र बनाया और संरचना बनाई, उसके बारे में लिखा और कार्य सिद्धांत को भी समझा और कार्यविधि को भी समझा दिया। तो स्टूडेंट यदि आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 7 नंबर क्वेश्चन के लिए जो हमने इतना आपको लिखाया हुआ है सोल्यूशन, यह बहुत ही पर्याप्त है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको इसका सोल्यूशन करना है। अब हम स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो अथवा वाला पार्ट दिया गया है, तो अथवा वाला कौन सा पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह अथवा वाला पार्ट दिया गया है। तो अथवा वाला पार्ट भी आपका 7 नंबर का है। और अथवा वाले पार्ट में क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल। धारावाही चालक का मतलब है कि एक कोई हमारा चालक तार है, उसमें हमारा धारा फ्लो हो रहा है, यानी धारा बह रहा है। तो यहाँ पे चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम भी स्पष्ट करना। यह क्वेश्चन आपका 7 नंबर में आया हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं अथवा वाला पार्ट हम हल करने जा रहे हैं। तो अथवा वाला, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यह हमारा क्या होता है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब हम कोई, यह मान लीजिए यह हमारा क्या है, कोई चालक तार है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। उसके बाद यह एंगल जो है थीटा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और चालक तार के बीच का एंगल जो है हमारा थीटा है। तो इस पर क्या होता है, एक फोर्स कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। इसका फार्मूला होता है F=I/L/B साइन थीटा। यही हमारा क्या होता है, लॉरेंज फोर्स। इसी फोर्स के कारण इस चालक तार पे बल लगता है। और हमसे वही पूछा गया है, बल किन किन कारकों के ऊपर डिपेंड रहता है, यही हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह हमने एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया हुआ है जो कि रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे। यह हमारा क्या है, बी है। और एक चालक तार हमने हरे कलर में बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसमें हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल कितना है, थीटा का कोण है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, यदि हम इसका घटक निकालें, यदि हमारे चालक तार की लंबाई यल है, तो यदि हम इसका घटक निकालें स्टूडेंट, तो यह जो थीटा से सटा हुआ पार्ट होता है यह हमारा कॉस थीटा आता है, और जो लंबवत पार्ट होता है वो हमारा साइन थीटा आता है। यदि इस चालक तार की लंबाई यल है तो यह वाला पोर्शन हमारा क्या आ जाएगा, यल कॉस थीटा, और यह जो वर्टिकल वाला पोर्शन है यल साइन थीटा हमेशा आता है। तो अब हम देखेंगे, धारावाही चालक पर बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। माना चालक तार की लंबाई यल, यानी यह जो चालक तार है इसकी लंबाई यल है, यानी इसमें जो धारा फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या है, आई है। उसके बाद चुंबकीय घनत्व, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको हम बी से यहाँ पे निरूपित किए हैं, जो इसे बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो हम देखते हैं इस पर जो लगने वाला फोर्स होता है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इसमें लगने वाला फोर्स होता है यह हमारा समानुपाती होता है आई के। इसका क्या मतलब है कि यह जो चालक तार है, इस चालक तार में जितना अधिक करंट फ्लो होगा उतना ही अधिक इस चालक तार पे फोर्स लगेगा। और जो दूसरा पॉइंट है, यह हमारा समानुपाती होता है बी के, यानी यहाँ पे जितनी अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना अधिक फोर्स कार्य करेगा हमारा इस चालक तार पे। उसके बाद यह समानुपाती होता है यल साइन थीटा के, हमारा समानुपाती होता है। यदि हम तीनों समीकरण को मिला दें तो फाइनल यहाँ से हमें मिल जाएगा
एफ समानुपाती होता है आई बी एल साइन थीटा के। तो यह हमारा क्या होता है, जब इसको हम हटाते हैं तो बराबर का साइन आ जाता है। तो एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यही हमारा क्या कहलाता है, लॉरेंज फोर्स। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब हमसे आगे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, आप देख सकते हैं, चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा का नियम स्पष्ट कीजिए। यानी इस चालक तार पे जो बल लगेगा वह किस दिशा में लगेगा, आपको क्या करना, स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं चालक पर कार्य करने वाले बल की दिशा, यानी जो चालक तार पे बल कार्य करेगा किस दिशा में करेगा, इस पे जो बल लगेगा वह किस दिशा में लगेगा। तो हम देखते हैं, धारावाही चालक तार पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाला जाता है। यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से किसी चालक तार पे लगने वाले बल की दिशा आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसका नियम देखते हैं कि इनका नियम क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास की तीनों उंगली को परस्पर इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल व अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को व बीच वाली उंगली धारा को प्रदर्शित करती है। जैसे कि यह आपका, मान लीजिए कि यह आपका लेफ्ट हैंड हो गया। यदि आप लेफ्ट हैंड को तीनों उंगली को परस्पर इस प्रकार से फैलाते हैं कि प्रत्येक के बीच 90 एंगल बन रहा है, यानी समकोण बन रहा हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत हैं, इसमें कि 90 एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, 90 एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, 90 एंगल इसके और इसके बीच में आप भी देख रहे हैं कि बन पा रहा है। तो इसमें जो ये हमारा अंगूठा होगा, अंगूठा चालक तार पे लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद यह वाली जो हमारी उंगली होगी, यह हमारी बी को प्रदर्शित करेगी, यानी कि मैग्नेटिक क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। बीच वाली उंगली हमारी आई को प्रदर्शित करेगी, यानी करंट प्रवाहित होने वाली दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यही हमारा क्या है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, जिसकी सहायता से हम किसी चालक तार पे लगने वाले बल को निकालते हैं। तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, यह जो हमारा अंगूठा होता है चालक तार पे बल को, दिशा को निरूपित करता है, और यह जो बी होता है यह हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स होती हैं, और यह जो आई होता है यह हमारी बीच वाली उंगली दर्शाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 के सोल्यूशन को। यदि आपको इस सोल्यूशन का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से जाके आप इसका पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। स्टूडेंट, यदि आपको किसी और भी क्वेश्चन पेपर के हल चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ।